हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। लेट अस सी दोज फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो देखो द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से? कंसनट्रेशन, सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर। जो रेट होता है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कि अगर आप क्या हो रही है, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज हो रही है तो हमारा रेट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है तो रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। दैट मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा कैसी होगी? आपकी फास्टर होगी। दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज योर टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर देते हो तो जो रेट है ना वो आपका क्या हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। रेट आपका क्या हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है, ये आगे इसका बात आएगी, इसकी आगे बात आएगी कि रेट ऐसा एक्चुअली में क्यों बढ़ रहा है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेट है रिएक्शन का वो टेम्परेचर से बढ़ता है, और आपका जो है रेट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। इतनी बात ध्यान रखना। बट सम केसेस में ऐसा होता है कि जो रिएक्शन है इट डज नॉट टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर बट टेक्स प्लेस एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस नहीं होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन वो कहाँ पर होती है? हायर टेम्परेचर के ऊपर होती है। सम केसेस में ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस का मतलब क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। यस और नो, है ना? ये बात आपको पता ही, आपने पहले भी पढ़ा होगा। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, कैटलिस्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे फास्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो जल्दी हो जाएगी। अगर कोई हमारा R to P हमारी क्या बन रही है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली में इसका एग्जैक्ट रीज़न अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से ऐसी क्या चीज़ हो रही है, जो कैटलिस्ट है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब आप बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये भी आपका आगे डील करेगा। आगे वाला जो टॉपिक है जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात होगी तो ये उससे डील करेगा कि कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर देता है। एक्चुअली में क्या होती है? देखो रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ इटसेल्फ एनर्जी प्रेजेंट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो अब जितनी ज़्यादा वो हमारी वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना हमारा रेट जो होगा रिएक्शन का कम होगा। और जितनी कम हमारे को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उतना रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उतना रेट हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी कैटलिस्ट है वो क्या काम करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को स्लोज डाउन, मतलब लोअर्स कर देते हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को। हाँ जी, देखिए अगर मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना चाहूँ तो ये हमारा ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमारा ग्राफ है। ये टॉपिक आपका आगे डील करता है, लेकिन अब थोड़ा सा आ रहा है कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्टेंट से हमें कहाँ जाना है? प्रोडक्ट की तरफ जाना है। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट है, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी उसके पास है। अब उसको बैरियर को क्रॉस करना है, इस बैरियर को क्रॉस करना है तभी वो कहाँ? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाएगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाना है, इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको। मतलब यहाँ से लेकर ये देखो, ये आपकी रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट की थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये बैरियर जो है वो क्रॉस हो जाए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना जो हमें देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो कैटलिस्ट क्या करता है? ये अगर ये हमारी विदाउट कैटलिस्ट है, सपोज करो ये जो हमारी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इसका जो ग्राफ है वो विदाउट कैटलिस्ट है। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूँ तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मे बी इतनी हो जाए, पहले इतनी है तो अब कितनी हो जाए? इतनी हो जाए। इसका मतलब अब बैरियर को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। बैरियर की हाइट को रिड्यूस कर दिया एक तरह से। बैरियर हाइट रिड्यूस तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी रिड्यूस्ड हो गई, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी। तो
the minimum amount of the extra energy that must be given to the reactant that change into the product by crossing the energy barrier. इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके बनता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी ये कम रहेगी, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. तो डिपेंड कर गया ना. और ये काम, ये लोअर कौन करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम कौन करेगा, कैटलिस्ट करेगा. कौन करेगा, कैटलिस्ट. इतनी बात समझ में आई. तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. क्लियर आपको, ठीक है. चलें आगे, देखो आगे. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है. देखो अब दो रिएक्शन है आपके पास, एक में बन रहा है नाइट्रोजन आपका ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक में आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना. अब देखो ये किससे बन रहा है, आपका NO से, ये किससे बन रहा है, आपका CO से बन रहा है. अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, दो डिफरेंट टाइप की ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे ये वाला रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये वाला रिएक्टेंट है. अगर आप नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड लेते हो तो रिएक्शन फास्ट रहती है, मतलब जो हमारा ये वाला ऑक्साइड बनता है ना डाइऑक्साइड, तो इसमें रिएक्शन फास्ट रहती है. और यही मैं अगर ऑक्साइड बना रही हूँ कार्बन का लेके, तो रिएक्शन कैसी रहती है, स्लो रहती है. मतलब आप बना तो ऑक्साइड ही रहे हो, चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के बना रहे हो, लेकिन आप बना क्या रहे हो, ऑक्साइड्स बना रहे हो. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरह से रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो कौन सा है, ठीक है. तो ये रिएक्शन इसकी फास्ट है कंपैरेटिवली इस रिएक्शन से. उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आ पाएंगे. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी रिएक्टेंट एक दूसरे के पास क्या कम इन कॉन्टैक्ट. देखो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिएक्टेंट टू कम इन कॉन्टैक्ट. वो एक दूसरे के पास आ पाएंगे एंड दे कोलाइड, और वो कोलाइड करेंगे एंड और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है. देखो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का ना कोलिजन होना ज़रूरी होता है. जब भी आपको क्या बनाना है, एक रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है ना, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका कोलाइड होना ज़रूरी होता है. अब वो कोलिजन जो होना चाहिए वो एक तरह से इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कोलिजन. कोलिजन भी इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव हो सकता है, बट कोलिजन कैसा होना चाहिए, आपका इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ताकि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाए, ठीक है. सो देखो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी रिएक्टेंट पास आ पाएंगे और कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा और हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा. जैसे देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपको पता है गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, है ना. तो गैसेस के पार्टिकल जो है वो जल्दी एक दूसरे के कंटेक्ट में आ पाएंगे और रिएक्शन का रेट कैसा होगा, फास्ट होगा. अब देखो यहाँ पे I2 सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे I2 गैसेस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन तो गैसियस ही है. I2 सॉलिड और आपका यहाँ पे I2 क्या आपका गैसियस फॉर्म के अंदर है. तो ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगी इस रिएक्शन से. समझ में आ गया. तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. उसके बाद देखो एक्सपोजर टू रेडिएशंस. अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, है ना. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं. उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. क्या बोलते हैं उन रिएक्शंस को, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. वो एक्चुअली में जो रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस जो आ रही हैं, और वो किस फॉर्म में आती हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है. जो भी रेडिएशंस आती हैं सन से, आपको पता ही होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है ये बात, कि जो भी रेडिएशन सन से आती हैं वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती हैं, है ना, और मतलब एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं. सो इन दिस रिएक्शन द फोटॉन्स ऑफ द लाइट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विच हेल्प्स इन, वो क्या काम करती है, फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का काम करती है इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल. रिएक्टिंग की जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें आपस में बॉन्ड्स को ब्रेक करवाती है. रिएक्टिंग के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें आपस में बॉन्ड्स को ब्रेक करवाती हैं, सो डैट दे मे रिएक्ट, वो आपस में रिएक्ट कर सके एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है. समझ में आया आपको. तो ये हो गया हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशंस हो गया. मतलब इन्होंने काम क्या किया, सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने काम क्या किया, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी कब, जब रिएक्टेंट के आपस के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना. मतलब फॉर डिसोसिएशन ऑफ द ओल्डर बोन्स या ब्रेकिंग ऑफ द ओल्डर बोन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन्स, जब ये प्रोसेस चलेगी तभी आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए, इजी से फैक्टर्स हैं. एक बार आप थोड़ा सा और अच्छे से रीड करना तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, एक्सपोजर टू रेडिएशंस, और आपका क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है. उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या आपका लॉ ऑफ मास एक्शन.
ये किसने दिया था? बुलडॉग ने दिया था एंड वेज ने दिया था, 1864 में दिया था आपका ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। तो ये क्या कहता है हमारे को लॉ ऑफ मास एक्शन? देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रेट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन। जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू देयर पावर। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। For a journal reaction AA plus BB plus CC and it leads to the formation of a product, AA BB CC और ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट होगा ना वो इन रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात, रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी है? A B C। कौन सी है? A B C। तो जो रेट होगा इन रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हो गई। उसके बाद वो कहता है कि एंड रेज टू देयर पावर्स, कोफिशिएंट जो होंगे वो पावर्स में चले जाएंगे। कोफिशिएंट इसका क्या? ए, तो ए की पावर ए, इसका कोफिशिएंट क्या? बी, तो बी की पावर बी, इसका कोफिशिएंट सी, तो सी की पावर सी। इतनी बात आ गई। तो ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन के एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, और उनकी कोफिशिएंट्स की पावर फॉर्म में चला जाता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, क्या करोगे? इक्वल लगाओगे। इक्वल लगाओगे तो कैसे रिप्लेस करोगे? एक कांस्टेंट के लगाओगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट के लगाते हैं, तो के इक्वल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। इतना बन गया। देखो, when the concentration of the each reactant is taken as the 1 mole per liter, अब मैंने सपोज कर लिया कि हर एक जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैं 1 मोल पर लीटर ले लूँ, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, देन व्हाट विल यू गेट कि रिएक्शन रेट आपका किस के इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों 1 हो जाएँ तो ये सिर्फ के बचेगा और यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट किसकी इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। रिएक्शन रेट किसकी इक्वल हो गया? रेट कांस्टेंट के। ये दैट के इज कांस्टेंट, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट रिएक्शन रेट के इक्वल कब हुआ? चाहे ऐसे बोल लो कि रिएक्शन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या ऐसे बोल लो कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू रिएक्शन रेट, है ना। कंडीशन इम्पोज्ड, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट जो है गिवन टेम्परेचर के ऊपर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। कब इक्वल है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब हर एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी? यूनिटी होगी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी और 1 मोल पर लीटर, देन द रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट। रिएक्शन रेट किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 2NO प्लस O2 फॉर्म्स 2NO2। ये आपका एग्जाम्पल है। इसका रेट कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, के NO का कोफिशिएंट क्या? 2, तो स्क्वायर, O2 का 1। ठीक है, ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन दिस इज़ ए रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग द रेट। ये रॉन्ग मेथड है रेट को लिखने का, बिकॉज देखो ऐसे कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं। हमेशा जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, कभी भी थियोरेटिकली और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं डिटरमाइन किया जाता। बात आपको क्या याद रखनी है कि जो रेट है इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, कि रेट आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन किया जाता है। इट कांट बी डिटरमाइंड बाय द गिवन थियोरेटिकली और द बैलेंस्ड इक्वेशन। थियोरेटिकली और बैलेंस्ड इक्वेशन से कभी भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो उसके बाद, तो अब उसके बाद आया था रेट लो। अब कौन आया था? रेट लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा डिफरेंशियल रेट लो भी बोलते हैं और रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लो बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? इसको रेट इक्वेशन बोलते हैं। हाँ जी, तो आपका रेट लो एक्चुअली में देखो होता क्या है? द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन, ठीक है, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब यहाँ पे भी देखो रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन आएगा। जैसे वहाँ पे भी रिलेशन किसके बीच में आ रहा था? कंसंट्रेशन टर्म है ये दोनों, और ये क्या? रिएक्शन रेट है। तो रिलेशन तो यहाँ पे भी उसके बीच में आता है, लेकिन वहाँ पर एक तरह से एक्चुअल रिलेशन नहीं था। यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो एक्चुअल आएगा। रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशन मिलेगा आपको। ठीक है, एट विच द रेट एक्चुअली डिपेंड्स, कि रेट एक्चुअली किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो बताएगा आपको, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? रेट लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट लो। अच्छा, उसके बाद देखो AA प्लस BB प्लस CC, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन है। तो इसका रेट लो अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट
ए कंसंट्रेशन टर्म है, आपको एक बात पता है ना कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। ए के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी है मतलब ए की कंसंट्रेशन है, बी के यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो मतलब बी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो देखो ए की पावर एक्स बी की पावर वाई बन रहा है। मैंने ये क्यों लिखा, एक ए इसका कोफिशिएंट तो ए था, इसका कोफिशिएंट बी था, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो देखो एक्चुअल रिलेशनशिप होगा ये। अगर मैं ए की पावर ए बी की पावर बी लिख देती तो वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बन जाता है ना। लेकिन कभी भी आपका जो रेट है वो ऐसे हम थियोरेटिकली या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं बताते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो रेट निकलता है और जो एक्सपेरिमेंटली रेट निकलता है वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो बात ट्रू लगने लगती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड से जो रेट है वो सेम आ जाता है, लेकिन जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। मतलब ये जो होंगी ना एक्स और वाई जो ऊपर पावर्स गई हैं ये एक्सपेरिमेंटली आएंगी, ठीक है। आप इसको थियोरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं बता सकते हो। तो देखो वेयर एंड एक्स एंड वाई आर द एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स, ये आपकी क्या है, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एट विच द रेट एक्चुअली डिपेंड्स, जिसके ऊपर रेट एक्चुअली क्या करता है, डिपेंड करता है। These are the active concentration terms at which the rate actually depends, these are not the coefficients, वही बात आ गई, ये coefficients नहीं है, ठीक है। these are not the coefficient, अगर coefficient होते तो वो क्या होते, a और b होते। and these values x and y are determined experimentally, और इनको कैसे determine किया है, experimentally determine किया है। and k is your rate constant or the velocity constant, ठीक है। देखो उसके बाद ये आपकी रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 एंड इट इज़ फॉर्मिंग 2NO2F, ठीक है। 2NO2 प्लस F2 एंड इट इज़ फॉर्मिंग 2NO2F। अगर हम थियोरेटिकली देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, तो रेट क्या बनेगा, NO2 का स्क्वायर F2 की पावर 1, यही बन जाएगा, NO2 का स्क्वायर बन जाएगा F2 की पावर 1 बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हमने इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट देखा तो ये मिला K इंटू NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, ये हमारे को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मिला। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड से क्या मिला आपको, K NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1। तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, क्या चीज़ देखी गई मैं आपको बताऊँ तो, कि जो ये इक्वेशन है ना हमारी, ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है ना, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होते, दैट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या होता है, NO2 प्लस F2 क्या बनाते हैं, NO2F प्लस F बनाते हैं। सबसे पहले NO2 प्लस F2 क्या बनाते हैं, NO2F प्लस F की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, NO2 प्लस ये वाला F है, NO2 अभी जो रिमेनिंग, अभी पूरा NO2 रिएक्ट नहीं करा, पहले क्या हुआ देखो ध्यान से सुनो, NO2 प्लस F2 उन्होंने NO2F बना दिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दी, NO2F बना दिया, साथ में क्या बना दिया, F बना दिया। लेकिन अभी भी कम्प्लीटली NO2 रिएक्ट नहीं हुआ, तो NO2 जो रिमेनिंग हमारा लेफ्ट है वो इस F के साथ कंबाइन होकर NO2F बना देता है। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखो 2NO2 प्लस F2 है ना, F से तो F चला जाएगा, और NO2 प्लस NO2, NO2F प्लस NO2F 2NO2F, मतलब आपको पता चल रहा है ना कि दिस एक जो ये रिएक्शन है इट इज़ कंबाइंड ऑफ दीज 2 रिएक्शंस, है ना। मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन नहीं है। अब 2 स्टेप रिएक्शन है तो दोनों देखी जाएंगी कौन सी स्लो हो रहा है, कौन सा इसमें से स्लो स्टेप है, कौन सा फास्टर स्टेप है, ये देखा जाएगा कि कौन सा इसमें से स्लो स्टेप है और कौन सा इसमें से क्या आपका फास्ट वाला स्टेप है। तो हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्लो स्टेप होता है हमेशा रेट उस पर डिपेंड करता है। क्या बात दिमाग में रखोगे कि जो हमेशा स्लो स्टेप होता है ना, रेट हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ही हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कि स्लो स्टेप ही बताता है आपको कि रिएक्शन का रेट एक्चुअली में है क्या। तो इसमें फास्ट स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा, स्लो पे डिपेंड करेगा। तो क्या बनेगा, रेट इक्वल टू K NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, रेट इक्वल टू K NO2 की पावर, सॉरी यहाँ देखो, रेट इक्वल टू K NO2 की पावर कुछ नहीं है तो 1, F2 की पावर क्या है 1। तो डैट इज़ योर एक्चुअल रेट इक्वेशन। तो ये किसने बताया था, रेट लो ने बताया था। इट मीन्स रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 की पावर 1 या 2 आ जाएगा, 2 लगा देना यहाँ पे, F2 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। हाँ जी, उसके बाद देखो फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, जब HCl का फोटोसिंथेसिस मतलब जब H2 प्लस Cl2 कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं HCl, और इसको क्या बोला हमने,
फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl बोला है, मतलब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में। H इज अ सिंबल फॉर सनलाइट। तो अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखोगे तो क्या बनेगा, H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1, यही बनेगा, है ना, H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो रेट लॉ कहता है कि जो रेट है ना वो क्या होता है, H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब भी कंसंट्रेशन की पावर 0 आ जाए तो क्या बात याद रखनी है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा। क्या बात समझ में आई, कि जब भी कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाए, आपके ऊपर 0 आ जाए, तो इतनी बात याद रखना कि रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि समथिंग की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1। तो ये भी 1, ये भी 1, तो आर के इक्वल नहीं हो गया, रेट के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना। तो H2 + Cl2 HCl जो बनाता है उसमें होना चाहिए था H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1, बट इट एक्चुअली डज नॉट हैपन। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, कि रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या मिला हमें, रेट इक्वल टू K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, ये हमें मिला एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेथड से। क्लियर है आपको इतनी बात। तो ये थी हमारी किसकी बात, रेट लॉ की बात, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, आई होप सो। उसके बाद हम आगे थोड़ा प्रोसीड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रेट कांस्टेंट की। देखिए, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे, है ना, करेगा तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड। अभी आपने देखा ना, रेट इक्वल टू K और कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही थी। तो रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड इंक्रीजेज एट द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। क्योंकि रेट रहता है वो रेट कांस्टेंट की एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हुआ, है ना। तो जैसे आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपका जो रिएक्शन रेट है वो भी इंक्रीज करेगा। फॉर एवरी रिएक्शन हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हर एक रिएक्शन के लिए डेफिनेट वैल्यू ऐसा तो है नहीं ना, हर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो सेम रहेगी, नो, है ना। फॉर एवरी रिएक्शन हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाई वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स द फास्टर रिएक्शन। जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा उतनी रिएक्शन फास्ट। फॉर द सेम रिएक्शन, अगर हमारी एक ही सेम रिएक्शन है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करने से जो रेट कांस्टेंट है वो भी चेंज होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको इतनी बात कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपका टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है। एंड द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रेशर एंड द वॉल्यूम। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगी। रेट जो है वो कंसंट्रेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रेशर एंड द वॉल्यूम, इससे इंडिपेंडेंट रहेगा। एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर। ये मैं आगे बताऊंगी आपको क्या कहना चाह रहा है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर है, ठीक है, कि आपकी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना वो क्या करती है, किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करती है और ऑर्डर पे। अभी ऑर्डर का अगली वीडियो में ऑर्डर के डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें समझ में आएगा आपको ये। आगे देखो, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन कैसे है, रिवर्सिबल, मतलब 2 स्टेप में होगी, फॉरवर्ड भी जा सकती है, वो बैकवर्ड भी जा सकती है ना। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन हैज़ द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द रेट कांस्टेंट। अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या बनेगा, KF बनेगा। बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट क्या बनेगा, KB। फॉरवर्ड के लिए बताओ KF, बैकवर्ड के लिए क्या बनेगा, KB बनेगा। देखो आगे, अब डिफरेंस देख लेते हैं एक छोटा सा हम, डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रेट R और K के बीच में रिएक्शन रेट क्या है R और रेट कांस्टेंट क्या है K, क्या है ये आपका K, ठीक है ना। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इतनी बात तो आपने पढ़ी थी कि जो रेट होता है, जैसे हम उसको क्या लिखते थे, dx/dt, मतलब या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होना पर यूनिट टाइम या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना पर यूनिट टाइम, उसी को तो रेट बोला था ना। और न्यूमेरिकल बेस पे हमने डिस्कस करे थे, यस और नो, है ना। तो देखो
या तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, डिक्रीज होता है पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, तो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। फर्स्ट वीडियो में जाना, उसमें ये बात अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, अगर नहीं देखी तो आपने। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट होता है ना, एंड इक्वल टू रिएक्शन रेट। और ये रिएक्शन रेट के इक्वल कब होता है, जब कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, ये बात आपने देखी ही है, यस और नो, है ना। देखो अभी बात करी थी ना कि रिएक्शन रेट रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है और रेट कांस्टेंट रिएक्शन रेट के इक्वल होता है। कंडीशन इम्पोज्ड की कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए ए बी सी तीनों की कंसंट्रेशन जब यूनिटी थी 1 मोल पर लीटर थी, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा था, रिएक्शन रेट के इक्वल आ रहा था, है ना। तो ये आप यही चीज़ बताइए मैंने आपको। सेकेंड देखिए, इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट दैट टाइम। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे। और आपको ये पता है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, क्योंकि आपको पता है रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और टाइम बाय टाइम, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, टाइम इनवर्स बनेगा ना। समझ में आया ना आपको। रेट जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। कंसंट्रेशन की हमेशा यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। बाय में टाइम करोगे तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर टाइम बन जाएगा। एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर, ये भी आपको ऊपर डिस्कस किया, मैंने कहा था ये पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वाला ऑर्डर वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको ऑर्डर बता दूंगी ऑर्डर क्या होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ क्लियर तो थोड़ा सा बैकवर्ड जाइए, पोज करिए, फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हम पार्ट नहीं था आज वाला, बेसिक सा पार्ट था, आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that you will get the notification by yourself whenever a new video is uploaded. Okay, thank you all.